हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आज हिंदी व्याकरण के सारी परिभाषा और उससे बने हुए शब्दों को देखते हैं। परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के परिभाषा को देखेंगे जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्द अक्षर के मेल से बनते हैं, अतः अक्षर, शब्द और वाक्य दोनों भाषा के मूल आधार हैं। अब देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण देख सकते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देख सकते हैं। इन भेदों के अध्ययन हम आगे पाठ में करेंगे। देख सकते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला क्या है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि में के मूल 47 वर्ण हैं। कितने हैं? हिंदी के देवनागरी लिपि में 47 वर्ण हैं, किंतु आधुनिक हिंदी में ड, ढ, स्र नए वर्ग प्रयुक्त हुए हैं। अनुस्वार विसर्ग की गिनती वर्गों में की जाती है। इस प्रकार के आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ग हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। देख सकते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, ऋषि, ए, ऐ, औ। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। जो अक्षर स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे को, चो, टो, पो, तो, फो, बो, हो आदि। देख सकते हैं कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे इस तरह के व्यंजन में हल कहा जाता है, जैसे माँ, प हलंत, लो हलंत, तो हलंत, दो हलंत। आइए अब समझ में आ चुका हो। अब देखेंगे स्वर्ण में 3 भेद होते हैं। उच्चारण के विचार से स्वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखते हैं ह्रस्व, जिन स्वर्णों में उच्चारण एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, उसे ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, ओ, ई, हर्षऊ, ऋषि। अब दीर्घ स्वर्ण देखते हैं। जिन स्वर्णों के उच्चारण की मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व के अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। जैसे ओ, ई, हर्षऊ। अब प्लुत तीसरा नंबर है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहा जाता है। इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में होता है, जैसे हे राम, हे श्याम, हे कृष्ण। एक और स्वर्ण है संयुक्त स्वर्ण। कुछ स्वर्ण जो देख सकते हैं वर्णों के मिलने से बने हैं, उसे संयुक्त स्वर्ण कहा जाता है। जैसे ओ प्लस ई, ए, ओ प्लस उ, औ, ओ प्लस ई, ए, ओ प्लस औ, ओ प्लस अनुस्वार, तो अनुस्वार, ओ अनुस्वार, ओ विसर्ग, ओ विसर्ग। देख सकते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन में स्वर्ण मात्राएं, तो की मात्राएं, प्रयोग आदि देखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। व्यंजन वर्ण के 7 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में। देख सकते हैं क वर्ग, प वर्ग, चौ वर्ग, अंत अस्थ वर्ग, ट वर्ग, उष्ण वर्ग, त वर्ग। तो इस प्रकार से देख सकते हैं क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, चौ वर्ग में चौ, छ, जो, झ, यो, थ वर्ग में अस्थ वर्ग थ, यो, रो, ल, व, ट वर्ग में टो, ठो, ढो, ढो, नो, उष्ण वर्ग में सो, तालप सो, धन सो, हो। देख सकते हैं तो वर्ग में तो, थो, दो, धो, नो।
अब देखते हैं किसी वर्ग से समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ग छ त्र ज्ञ स्र। नए गृहीत व्यंजन ड और ढ हैं। आयुग व अनुस्वार व विसर्ग है। देख सकते हैं। अब उच्चारण में वायु प्रेक्ष्य के दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। अल्पप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अहंकार या हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे को वर्ग, पो वर्ग इत्यादि ये सब हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्पप्राण में होते हैं। को, गो, ढो, चो, जो, यो, त्र। अब देखते हैं महाप्राण वर्ग जिन वर्गों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है ऐसे महाप्राण वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होता है। जैसे को, घो, चो, छ, ठो, थो। देख सकते हैं। इस प्रकार से वर्गों के उच्चारण कंठ से वर्गों का नाम और वर्ण और उच्चारण स्थान देख सकते हैं। को कंठ से क्या होता है वर्ण, ओ, आ, को वर्ग, व, हो और विसर्ग, इसे कंठ से उच्चारण स्थान है। देख सकते हैं। तालु यानी कि तालु से देख सकते हैं। ई हर्षई दीर्घई च य स तालु से। अब मूर्धन्य ऋषि ट स मूर्धा से। ओष्ठ उ हर्षहु दीर्घहु देख सकते हैं प ओष्ठ से। कंठ तुला ए कंठ तुला से। इस प्रकार से सारे दिए गए हैं। अब देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि महाजोड़ इसमें सतजोड़ जन सज्जन। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ण संधि जो स्वर्ण वर्णों की मेल से या मिलने से विकार पैदा होता है उसे स्वर्ण संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ालय शिवालय, दिवा जोड़ाकर दिवाकर, भोजन जोड़ालय भोजनालय, पुस्तक जोड़ालय पुस्तकालय। आप देख सकते हैं। स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि आदि आयादी संधि। तो इस प्रकार से देखते हैं स्वर्ण संधि के कई नियम हैं। यथा इस प्रकार से देख सकते हैं। हिम जोड़ा अचल हिमाचल, रत्ना जोड़ा आकार रत्नाकार, विद्या जोड़ती विद्यार्थी, विद्या जोड़ालय विद्यालय। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं ई। ग्री जोड़ इंद्र गिरेंद्र, ग्री जोड़ इस गिरीश, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, मही जोड़ ईश्वर महेश्वर। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तीसरा देखते हैं बधु जोड़ उदय बधुदय, लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव, वधु भू जोड़ उधर उधर। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब गुण संधि में देखते हैं। गुण संधि में भारत जोड़ इंदु भारतेंदु, गण जोड़ीस गणेश, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, रामा जोड़ीस रमेश। तो इस प्रकार से गुण संधि के उदाहरण हैं। गुण संधि किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं। अब जब आकार या आकार के बाद हस्र यानी ई या दीर्घ ही आए तो उसे दोनों में ए हो उसे गुण संधि कहते हैं। आगे इसी प्रकार से देख सकते हैं आप। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी। तो आगे इस प्रकार से हम देख सकते हैं। वृद्ध संधि, यन संधि और यन संधि के उदाहरण दिए गए हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण देख सकते हैं। व्यंजन संधि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, उत जोड़ लास उल्लास। इस प्रकार से सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो देख सकते हैं व्यंजन संधि के कई नियम हैं। तो देख सकते हैं वाक जोड़ी इस वाकीस, अच जोड़ अंत अजंत, जगत जोड़ी इस जगदीश। अब विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि और स्वर्ण अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जोड़ आशा निराशा। देख सकते हैं इस तरह से निस जोड़ चल निश्चल, नी जोड़ तार निस्तार। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के उदाहरण दिए गए हैं। अब देखते हैं संधि कोश यानी संधि विच्छेद में किया गया है। तो परम जोड़ आत्मा परमात्मा, आदि जोड़ अंत अत्यंत, अग्नि जोड़ अनि जोड़ या अन्याय,
अप जोड़ जय अपच, नी जोड़ रव नीरव, उत जोड़ योग उद्योग, अति जोड़ अधिक अत्यधिक, अति जोड़ चार अत्याचार, अन्य जोड़ देख सकते हैं अन्य जोड़ अन्य अन्याय, अतः जोड़ एव अतएव, अति जोड़ अंत अत्यंत। तो इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे शब्द, शब्द संसार में देखेंगे शब्द, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को, समुदाय को शब्द कहा जाता है। जैसे देख सकते को प्लस मो प्लस लो कमाल, ब प्लस आका प्लस लो प्लस को बालक, मो प्लस आका प्लस ता प्लस आ, क्या हो गया माता। तो इस प्रकार से देखते हैं शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार से देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से, तो तीसरा है उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से, और प्रयोग व्याकरण या व्यवहार की दृष्टि से। तो देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, विद्यालय, छात्र, शरीर इत्यादि। देख सकते हैं निरर्थक शब्द, जिन शब्दों की अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चप, मठ, लप, तप, ये सब का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम देखते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति की बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ देखते हैं जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे राज्य, अर्थ इत्यादि। तो देख सकते हैं नाक, कान, पीला, झट आदि। यौगिक देखते हैं जिन शब्दों का खंड सार्थक होता है उसे यौगिक कहा जाता है, जैसे दूध वाला, दूध और वाला 2 खंड हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं जिन शब्दों का के खंड सार्थक हो, तो दूध वाला का खंड सार्थक है, इस प्रकार से इसे यौगिक कहेंगे। अब देखते हैं योग रूढ़, जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करते हैं उसे योग रूढ़ कहा जाता है, जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी इत्यादि। अब देखते हैं उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। देख सकते हैं तत्सम क्या है? जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे ये भाषा मूल्य शब्द है, जैसे तत्, जीवा, ग्राम, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पंच, सुसुर और पंख, अश्रु, रात्रि, अग्नि, मयूर, नभ, मध्य आदि। तद्भव देख सकते हैं कुछ शब्द संस्कृत और प्रकृति के रूप में रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गए हैं, ऐसे विकृति संस्कृत और प्रकृति शब्द को तद्भव कहा जाता है, जैसे आग, बच्चा, मोर, नाव, चार, पीला, शाम, ऊँट, कपूत, किवाड़, बाघ, भालू, सियार इत्यादि। देख सकते हैं देशज क्या है? जो शब्द देश के अंतर बोलचाल की भाषा में लिए गए हैं उसे देशज कहते हैं, जैसे चिड़िया, जूता, तेंदुआ, कलई, पगड़ी इत्यादि। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उसे क्या कहते हैं? विदेशज, जैसे स्कूल, टेबल, लैंप, माइल, टिकट, स्टेशन, अफसोस, यादगार, यादगार, रंग, रोगन, आधा, अजब, अमीर, गरीब, गैरत, दुकान, दिक, अलकतरा, बाल्टी, किरानी, किताब, कलम, लीची, अलमारी इत्यादि। अब देखिए प्रयोग के आधार पर दृष्टि शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। देख सकते हैं क्रिया, अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, कृष्ण, घर, गाय, घोड़ा इत्यादि। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काला, लाल, पीला, अच्छा, बुरा इत्यादि। क्रिया, जिन शब्दों से करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाता है, सोता है, पढ़ता है, जाता है, लिखता है, कुछ भी। अव्यय, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, वाह, जल्दी जल्दी इत्यादि। इस सब का शब्दों का जो है रूप कभी नहीं बदलता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और तवरवाचक। तो 5 भेद होते हैं, देख सकते हैं। जातिवाचक, जिसे जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो या वस्तु के बोध हो तो उसे जातिवाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक, जिस जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो जातिवाचक। भाववाचक जिसमें क्या हो, किसी वस्तु या व्यक्ति, गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक, जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, लिखावट इत्यादि। समूहवाचक जिन शब्दों के समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, मेला, भीड़ इत्यादि। दरवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा इत्यादि। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। हिंदी व्याकरण में कुछ आगे भी है, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।